Now let's start Indian Partnership Act. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम इस बुक से नहीं करेंगे, या आप मेरे पास एक नोट्स है बहुत अच्छे, उससे करेंगे जो ईजिली समझ आएगा। ठीक है, ये वाले नोट्स इसे करेंगे। सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स: एसेंशियल्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, registration of firm, mutual rights and duties, implied authority, relation with third party, and reconstitution, and last one is dissolution of firm. These are the most important topics here, या फिर ये कह लो hot topics for the ICI. Let's start. Indian Partnership Act 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये मेरे मैम्स के नोट हैं, साक्षी सरीन। तो इन मैडम ने इनके खुद के हैंड रिटन नोट्स है, इन्होंने प्रिंट करवाए थे ये, तो उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किए थे, तो हमने इसकी प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। तो ये जो पार्टनरशिप है इन्होंने 3 यूनिट्स निकाले, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी। पार्ट ए में उन्होंने कहा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप, एंड पार्ट बी में उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, एंड पार्ट सी में रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, एंड पार्ट डी में रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उन्होंने एक पैटर्न की तरीके से अच्छे से दिया, ऐसे बुक में भी दिया बट इधर उधर सारे हैं, तो उन्होंने एक पैटर्न की तरीके से जो एक दूसरे से लिंक हो, इस हिसाब से उन्होंने अपने नोट्स बनाया और चार्ट के थ्रू समझाने की पूरी ईजिली कोशिश की है। तो आप इसके लाइंस भी लिखोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से मैम ने लिखे हुए हैं, और आप ICI के मॉड्यूल को प्रेफर करोगे वो तो बहुत बढ़िया है। ये पढ़ लो, फिर उसके बाद वो पढ़ लेना। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले पढ़ेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो टॉपिक इन पार्ट ए में क्या क्या पढ़ेंगे हम: इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, एंड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एंड केसेस वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप, एंड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप। तो आज हम 2 पार्ट कंप्लीट करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट सी एंड डी ये कल करिए, 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा पूरा आराम से। तो करते हैं। फिर उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप देखेंगे। इसमें डिफरेंस में हम कंपनी का डिफरेंस देखेंगे पार्टनरशिप के साथ, HUF का देखेंगे, क्लब, सोसाइटी एंड को ओनरशिप का देखेंगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पार्टनर देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे, एंड पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी देखेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? Prior to Partnership Act 1932, the law of partnership was covered by ICI Act 1872, but due to rapid growth in trade and commerce and the growth industrial, a need was felt to have a separate law on a partnership. This leads to enactment of Indian Partnership Act 1932. ये बोल रहा है कि ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये पहले ये बोला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था, बट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स और ग्रोइंग इंडस्ट्रियल नीड्स, तो इसको सेपरेट करना ज़रूरी पड़ी है। दे नीड टू फेल्ट आउट हैव टू सेपरेट दिस लॉ। तो इस लॉ को सेपरेट किया। अब सेपरेट किया था 1932 में, तो इस लॉ का नाम लिखा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये जो लॉ है ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड होल इंडिया, एंड इट्स कम टू फोर्स ऑन, ये कब आया था यहाँ फोर्स कर सके, मतलब इसको कब लागू कर सके? 1 अक्टूबर 1932। ऑल सेक्शन इन फोर्स एक्सेप्ट 69, मतलब जितने भी सेक्शन थे सारे इन्फोर्स कर सकते थे, पर उस टाइम पे सेक्शन 69 को छोड़ के। कब? 1 अक्टूबर 1932। फिर 1 अक्टूबर 1933 में सेक्शन 69 जो बच गया था उसको भी इन्फोर्स कर दिया, मतलब उसको भी रेगुलेट कर दिया गया 1933 में। फिर वेयर द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट, नो एनी पॉइंट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई। ठीक है, अब बोले जहाँ पे पार्टनरशिप जो है साइलेंस होगा तो वहाँ पे हमारा सिंपली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाएगा।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लेज डाउन पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट ये, एंड सेकेंड पॉइंट ये, एंड कैरी बाय ऑल और एनी वन ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। थर्ड ये, जहाँ पे ये तीन आपको दिख जाए वहाँ पे पार्टनरशिप है। पहला, पार्टनरशिप होने के लिए आपको रिलेशन चाहिए दो लोगों के बीच में। दूसरा, वो अपना प्रॉफिट शेयर करने होंगे। एंड थर्ड वन इज़ कि एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है। ये तीन जहाँ पे है वहाँ पे पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप वर्सेस फर्म देखते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होती है? बहुत लोगों को सेम ही लगता है, पार्टनरशिप और फर्म सेम समझते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ नहीं आया दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आओ देखो। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप which one another are called individually partner and collectively a firm। सिंपली ये लाइन बोल रही है, जब आप एक पार्टनरशिप के अंदर एक एंटर करते हो, एक इंडिविजुअल पार्टनर वो पार्टनर कहलाएगा और सारे पार्टनर को कलेक्ट करके एक फर्म बन जाएगी। इंडिविजुअली पार्टनर इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड कलेक्टिवली इज़ अ फर्म। The name under which their business is carry is called firm। जिसके अंडर ये काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं फर्म। अब फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, उसको कहते हैं फर्म। अ फर्म इज़ कलेक्टिवली नेम ऑफ पार्टनर। फर्म का नाम क्या होता है? फर्म का नाम कलेक्टिवली, पार्टनर्स के नेम होते हैं, उनको कलेक्टिवली उसको फर्म का नाम बोलते हैं। इट इज़ अ फिजिकल यूनिट, एक फिजिकल यूनिट है। इट इज़ कंसंट्रेट विद पार्टनरशिप इज मेरली आ एब्स्ट्रैक्ट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। फर्म के बीच में और पार्टनर के बीच में एक एब्स्ट्रैक्ट लीगल रिलेशनशिप होता है, एब्स्ट्रैक्ट लीगल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल टाई विद बाइंड द पार्टनर्स टुगेदर। एक भी पार्टनर कोई भी हो, वो सारे पार्टनर को बाइंड कर रहा है, सब पार्टनर टुगेदरली बाइंड हो रहे हैं। चाहे वो एक पार्टनर गलती क्यों ना करे, सारे पार्टनर ही लायबल होंगे, बाइंड कर रहा है। एंड द फर्म इज विजुअल फॉर्म ऑफ दोज पार्टनर हु आर बाउंड टुगेदर। ये भी लाइन वही कह रही है। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस की बात की जाए। आप जो लॉ पढ़ रहे हैं वहाँ लीगल ना है, वहाँ हो नहीं सकता। लीगल स्टेटस की बात करें, अ फर्म इज़ अ लीगल एंटिटी। अ फर्म इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी। फर्म जो है एक लीगल एंटिटी नहीं है, याद रखना। इट इज़ मेयरली कलेक्टिव नेम ऑफ इंडिविजुअल। ये सिर्फ एक क्या है, कलेक्टिव नेम है उस इंडिविजुअल का जो पार्टनर है। एंड हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप के अंदर आए हैं। इट डज़ नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर हु कंपोज इट, ना तो वो अलग है अपने पार्टनर से, बोथ आर सेम। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट की, ठीक है, फिर हमने मीनिंग ख़त्म करी। अब हम एसेंशियल्स पे आते हैं। एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। All of the following elements must be present to associate a person in is called a partnership। मतलब कि एक पार्टनरशिप होने के लिए ये सारे एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो पहला, 2 or more person एसोसिएट, मतलब एक सिंगल पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप नहीं बना सकता। मिनिमम दो मेंबर्स तो होने चाहिए जिससे कि आप पार्टनरशिप को एग्जिस्ट मिला सको। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप 50 है एंड ये एक्सटेंड हो सकता है 100 पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट के तहत अभी नहीं किया गया है। तो आप सिर्फ अभी 15 पार्टनर्स का ही पार्टनरशिप कर सकते हो मैक्सिमम। इफ़ अ नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर एक्सीड 100 एंड द पार्टनरशिप बिकम इलीगल एसोसिएट। अगर पार्टनरशिप 50 से मतलब 100 से एक्सीड कर गई तो ये एक इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी।
ये हुआ हमारा पहला एलिमेंट, 2 और 2 से ज़्यादा पार्टनर्स। अब दूसरा एलिमेंट्स आता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। सिंपली लाइन ये बोल रहा है, पार्टनरशिप अराइज स्टेटस से नहीं होता, पार्टनरशिप अराइज होता है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये लिखा ना, द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फॉर स्टेटस। आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट से बताता है, आपके स्टेटस से नहीं। मेन बात ये याद रखना। एंड दस द मेंबर ऑफ HUF और को ओनर ऑफ अ बिजनेस आर नॉट अ पार्टनर। ये जो HUF है एंड को ओनर्स, या आपके कोई पार्टनर नहीं बन जाते, बिकम पार्टनर नहीं बनते, बिकॉज HUF है ना कंपनी, मतलब वो को ओनर वॉज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये एक लॉ से बनते हैं, ऑपरेशन ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनते। इसलिए HUF एंड को ओनर्स ये पार्टनर्स नहीं बनते, ये ऑपरेशन बाय लॉ है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। एंड द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आप अपना एग्रीमेंट एक्सप्रेस लिख के भी बोल सकते हो और इम्प्लाइड भी हो सकता है, आपके कंडक्ट से हो सकता है। तो ये सेकंड था हमारा एलिमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अब थर्ड आता है बिजनेस की बात करें। बिजनेस में ऐसे दो एरो देखो, बिजनेस के अंदर इंक्लूड क्या होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता। अब बिजनेस में आप ट्रेड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो। सिंपली बात, आप ऐसा बिजनेस करो जहाँ से आपको प्रॉफिट्स, इनकम आपको मिल रही है। डज नॉट इंक्लूड, आप चैरिटेबल में नहीं जा सकते, आप दान दक्षिणा नहीं कर सकते हो, वैसी चैरिटेबल आप कोई कंपनी नहीं खोल सकते, रिलीजियस काम नहीं कर सकते, सोशल पर्पस के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक पार्टनरशिप फर्म हो। पार्टनरशिप फर्म तभी होती है जहाँ पे आप प्रॉफिट शेयर करें। तो ये जितने भी ये काम आप करोगे ये इसके अंदर नहीं होंगे तो आप पार्टनरशिप नहीं बनोगे। इसलिए आप पार्टनरशिप बनने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे जिससे कि आप पार्टनरशिप के अंदर काउंट हो। When 2 or more person agree to share the income and jointly property, it does not amount partnership and its co-owner। वो बोल रहा, दो से ज़्यादा लोग अगर अपनी इनकम को जॉइंटली शेयर करना चाह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप नहीं होंगे, वो को ओनरशिप होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ एसेंशियल पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। Sharing of profits. The sharing of profit is an essential condition and its exist of partnership। ये एक essential condition है जो पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनर, ये कंक्लूसिव तो नहीं है बट एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ पे, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी business carries on by all or any of them acting for all। एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है सिंपली एक पार्टनर। और द बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल ये कहता है, विच गवर्न्स पार्टनरशिप इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन अमंगेस्ट पार्टनर। सिंपल, एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में कार्डिनल प्रिंसिपल होता है जो एक दूसरे के बिहाफ के काम करता है अगर वो पार्टनर नहीं है तो। इट मीन्स ईच पार्टनर इज एन एजेंट फॉर ऑल द फर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर। यस, इसका मतलब ये कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और एक टाइम पे प्रिंसिपल भी है। अब पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल, एक पार्टनर एक टाइम पे एजेंट प्रिंसिपल दोनों है तो ये बोथ। एंड द पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड ऑल्सो बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर कुछ भी कर रहा है वो सारे पार्टनर्स को बाइंड करने की क्षमता रखता है। अब हमने सारे एसेंशियल ऑलमोस्ट आई थिंक कंप्लीट कर लिए क्या? लेट्स सी। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आ रहा है, पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फॉर्मुलेट।
और एक और ये है, ये इसी के अंदर है, म्यूचुअल एजेंसी के अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रू टेस्ट पार्टनरशिप। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। पार्टनरशिप हमारा कॉन्ट्रैक्ट मतलब अराइज होता है, स्टेटस से नहीं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर। ये बोल रहा है कि क्लियरली डेफिनेशन में कहा है पार्टनरशिप के कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है, जिसमें अग्रीमेंट बेस्ड होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है। इट्स स्प्रिंग फ्रॉम एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट से बनता है। And the moment of a person signed under partnership deed and to become a partner, he becomes a partner at moment. वो पर्सन साइन करता है पार्टनरशिप डीड के अंदर और वो उसी टाइम पे वो पार्टनर बन जाता है एट दिस मोमेंट। इन केस ऑफ एच यू एफ बिजनेस में फैमिली बिजनेस कैन नॉट ट्रीट पार्टनर एज अ एच यू एफ बिकॉज अ पर्सन बिकम मेम्बर ऑफ बिजनेस बाय बर्थ नॉट एग्रीमेंट। एच यू एफ में क्या होता है, जब वो पार्टनर बनता है तो उसको कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता, वो मेंबर होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है पार्टनर, क्योंकि उसमें अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए बोले ना, एच यू एफ को ओनरशिप पार्टनरशिप के अंदर एक अग्रीमेंट से नहीं बनते हैं। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर हिज लीगल हायर डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इफ सर्वाइविंग पार्टनर अग्री टू होल्ड admit to legal hire into partnership and from a fresh agreement to effect and will have to be made. Thus from the above it is clear that the partnership arises from agreement not from status automatically। मतलब अगर एक पार्टनर की डेथ हो रही है तो जो उसका लीगल हायर होगा वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन जाता। अगर सर्वाइविंग पार्टनर कह रहे हैं कि वो होल्ड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो ये एक अग्रीमेंट से हो रहा है, ना कि कोई एक स्टेटस से हो रहा है। अब हम आते हैं अपने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या कर लिया हमने, एसेंशियल एलिमेंट ख़त्म कर दिए। अब ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे। ट्रू टेस्ट फिर कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसको दो तरीके से समझो। इफ़ देर इज़ अ रिटन एग्रीमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप एंड इफ देर इज़ अ नो एग्रीमेंट, देर इज़ अ नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पार्टनरशिप। अब देखो, एक केस है जहाँ पे आपने रिटन में कॉन्ट्रैक्ट बनाया और एक केस है जहाँ पे आपने रिटन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। अब रिटन में कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। According to section 4, check all the essential element and their under contract or determine the status of partner। सेक्शन 4 के अंदर सारे के सारे एसेंशियल आ जाएंगे, क्योंकि जब आपने रिटन में कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स पहले से ही होंगे। और अगर आपने रिटन में नहीं बनाया तो क्या दिक्कत है, तब वहाँ पे सेक्शन 6 अप्लाई हो जाता है। सेक्शन 6 क्या कहता है, which says to determine the status of partnership become person and the regard of real relationship between partner after taking two relevant fact and together। अगर आपने रिटन में पार्टनरशिप का अग्रीमेंट नहीं किया तो आपको सेक्शन 6 अप्लाई होगा। और सेक्शन 6 अप्लाई करने के लिए वो दो चीज़ चेक करता है कि पार्टनरशिप है कि नहीं है। पहला चीज़ प्रॉफिट शेयरिंग एंड सेकेंड वन इज़ म्यूचुअल एजेंसी। अगर दोनों प्रेजेंट है आपके पार्टनरशिप में, because profit sharing is not only the conclusive evidence to determine the status of partnership, उसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी उनकी एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है, एक पार्टनर कुछ काम कर रहा है तो वो बाइंड कर रहा है सबको। तो अगर ये भी है और ये भी है तो पार्टनरशिप है। अगर आपने रिटर्न अग्रीमेंट नहीं बनाया है तो चेक करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ चाहिए, जिससे कि हम पता लगा सके कि ये पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब रेलेवेंट फैक्टर्स में भी लाइक हो सकते हैं, जैसे मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, हु कंट्रोल द प्रॉपर्टीज, हु मोड द कीपिंग अकाउंट्स एंड द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स। और सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी साथ में भी हो सकती है। अब पढ़ेंगे हम केसेस वेयर देयर इज़ अ नो पार्टनरशिप।
वो केसेस जो लग रहे हैं कि पार्टनरशिप जैसे हैं बट वो पार्टनरशिप एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। एक क्रेडिटर टेकिंग अ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड ल्यू ऑफ इंटरेस्ट। एक हमारा क्रेडिटर है जो हमारा शेयर्स लेता है और इंटरेस्ट भी ले रहा है, तो वो हमारा पार्टनर होगा ना? बिल्कुल नहीं। पार्टनर होने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग एक कंक्लूसिव एविडेंस है ही नहीं, उसके साथ म्यूचुअल एजेंसी भी देखनी पड़ेगी, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारा कब से पार्टनर होने लग गया? यहाँ पे सिर्फ वो हमारा प्रॉफिट्स में से शेयर ले रहा है और इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये पार्टनर नहीं है, बट लग रहा है पर है नहीं। सेकंड केस, हमारा एम्प्लॉयर है, एजेंट है, receiving remuneration and salary commission out of their shares of profits is not a partner। हमारा एम्प्लॉय है जो हमारे प्रॉफिट्स में से हम उसको सैलरी देते हैं, तो वो हमारा पार्टनर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग एक कंक्लूसिव एविडेंस है ही नहीं, उसके साथ म्यूचुअल एजेंसी देखनी पड़ेगी, म्यूचुअल एजेंसी दिखी नहीं रही। से थर्ड, शेयर ऑफ अ प्रॉफिट गिव टू वर्कर एज अ बोनस। हम अपने वर्कर्स को बोनस दे रहे हैं अपने शेयर्स में से, अपने प्रॉफिट के शेयर्स से, तो ये भी नहीं है क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं दिख रही। फोर्थ, शेयर्स ऑफ अ प्रॉफिट गिव टू विडो ऑफ चाइल्ड डिजीज पार्टनर। मतलब किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, उसकी वाइफ या उसके चाइल्ड को हम उसको अपने प्रॉफिट में से शेयर्स दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये भी नहीं है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। फिर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ओनर और सेलर गुडविल एंड ऑल द कंसीडरेशन ऑफ सेल्स ऑफ गुडविल। मतलब कि हाँ, हमारा कोई बिजनेस था जिसको हमने बेच दिया और उसके गुडविल के बिहाफ पे हम उसको मतलब प्रॉफिट्स का शेयर का हिस्सा दे रहे हैं, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं हुई। हमारा जॉइंट ओनर्स है जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रहा है, उसको हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो ये भी पार्टनर नहीं है। सो इन above cases म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी इन सब में एब्सेंट दिखी हमें। क्रेडिटर, एम्प्लॉय, विडो और चाइल्ड आर नॉट बाइंड द फर्म एनी वे एंड एनी हाउ। only those who are having authority to bind the firm and their action can is called be partner। वही कर सकते हैं जो पार्टनर है, जो बाइंड कर सकते हैं आपके फर्म को अपने एक्शन से, उसी को कहते हैं पार्टनर। इन सब केसेस में म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट थी, तो यहाँ पे पार्टनरशिप इसलिए एग्जिस्ट नहीं हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रहा है बट म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, ख़त्म कर लिया, ये ख़त्म हो गए केसेस वेयर देयर इज़ नो पार्टनरशिप। अब डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप में हम डिफरेंसेस 4 डिफरेंस पढ़ने वाले, कंपनी, HUF एंड क्लब, सोसाइटी एंड लास्ट वन इज को ओनरशिप। फिर लास्ट के 3 बचेंगे, फिर यूनिट 1 ख़त्म। पहला डिफरेंस पढ़ेंगे पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। देखते हैं कौन जीतता है। अ फर्म does not enjoy separate legal existing partner are not different from partnership। एक पार्टनरशिप फर्म अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी को एंजॉय नहीं कर सकती है। कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड होती है और कंपनी के अंदर पार्टनर्स की मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी एग्जिस्ट होती है टू द वैल्यू लिमिटेड। उनके जितने शेयर्स हैं वहाँ तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। थर्ड, इट डज़ नॉट इंजॉय लॉन्ग लीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, सिकनेस, रिटायरमेंट एंड द पार्टनर में लीड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। एंड कंपनी इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन एंड इवन atom bomb cannot destroy a company unless it would be lawfully। एक पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है एक पार्टनर की डेथ होने पे या बीमार होने पर या रिटायरमेंट पे, बट कंपनी का क्या है, एक परपेचुअल सक्सेशन है। यहाँ पे आप एटम बॉम्ब भी गिरा दो, ये तब भी कंपनी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि एक लॉफुली बनाई गई है। इसको ख़त्म सिर्फ एक लॉ के ही द्वारा किया जा सकता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं पर मैक्सिमम 50, ठीक है। और कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर होते हैं
और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम। आप पार्टनरशिप में देखिए, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक पार्टनर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि वो सारे पार्टनर्स की कंसेंट ना लें। और एक कंपनी में क्या होता है, कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर, प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। पार्टनरशिप में ईच पार्टनर रिप्रेजेंट द अदर पार्टनर सो एज टू बाइंड एंड बी बाउंड टू द अदर्स। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर कुछ भी एक करे वो सारे पार्टनर को बाउंड करेगा। कंपनी में क्या होगा, देयर इज़ अ नो एजेंसी, कंपनी पार्टनरशिप नहीं है तो यहाँ पे कोई एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है अमंग्स मेंबर और कंपनी, एज दे डू नॉट बाइंड द ईच अदर विद देयर लीगल एक्शन। वो कुछ भी काम करे मेंबर्स, वो सारे मेंबर्स को बाउंड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, एजेंसी जो है ना यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग्स द पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डेट। उनका मतलब पार्टनरशिप में जो उनकी प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। और कंपनी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रॉफिट, डिविडेंड डिक्लेयर करता है हमारा मेंबर एज पर द कंपनी लॉ, ठीक है। तो उससे यहाँ पर पार्टनरशिप की प्रॉफिट मतलब कंपनी की प्रॉफिट जो मेंबर्स की है डिविडेंड के अकॉर्डिंग मिलती है, जो कंपनी डिक्लेयर करता है। पार्टनरशिप में द एंटायर मैनेजमेंट लाई विद ऑल द पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप में जितने भी मैनेजमेंट है वो सारे पार्टनर्स देखेंगे। और कंपनी में क्या होता है, जितने भी एंटायर मतलब मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। सो द मैनेजमेंट मेंबर नीड टू बी बिकम डायरेक्टर एज वेल। प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म in a joint property is for all its partner. Property of a firm is the joint property of all the partners, ठीक है। and the property is the property of a company and not joint with the members। यहाँ पे फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पार्टनर की होंगी, और कंपनी में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कंपनी की होंगी, मेंबर्स की नहीं होंगी, ठीक है। अ पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद फर्म। एक पार्टनर फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। अ लास्ट वन, ऑडिट नॉट कंपल्सरी इन अ पार्टनरशिप, और कंपनी में ऑडिट इज़ कंपल्सरी। तो यहाँ पे हमारा पहला डिफरेंस ख़त्म होता है। और लास्ट तो नहीं है, सेकेंड वन है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। पार्टनरशिप तो वही रिपीट होगा, अब ओनरशिप में देखते हैं क्या नया है। पार्टनरशिप इट अराइजेज फ्रॉम एग्रीमेंट विद रिटन और ओरल, एंड को ओनरशिप इट मे और मे नॉट अराइजेज फ्रॉम अग्रीमेंट। पार्टनरशिप हमारा अग्रीमेंट से होता है स्टार्ट, और को ओनरशिप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बिना अग्रीमेंट के भी वो पार्टनरशिप में आता है। पार्टनरशिप में नहीं आता है, इट मे और मे नॉट अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट, क्योंकि बोला था ना डेफिनेशन में कि को ओनरशिप HUF पार्टनरशिप की तरह ट्रीट नहीं होते, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए हमें अग्रीमेंट चाहिए होता है, ये बिना अग्रीमेंट के बन रहे, ठीक है। अब सेकंड, इट इज़ अ फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस, ये अपने बिजनेस के लिए कैरी करते हैं पार्टनरशिप। एंड इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व कैरिंग ऑफ बिजनेस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कि बिजनेस कैरी करना चाहते हैं या नहीं, ठीक। इट इन्वॉल्व्स प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एग्जिस्ट करता है। और यहाँ को ओनरशिप में इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस, सब में मे है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पार्टनर have a mutual agency of relationship. Co-ownership do not have a mutual agency. The person who have the partnership are called partner, and the person who jointly own property is a co-owner. A partner cannot transfer his share as a stranger without the consent of other partner. A co-ownership can transfer his share to a stranger without the consent of other
को ओनर, मतलब कि पार्टनर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि वो कंसेंट ना ले ले सब पार्टनर्स की। और को ओनरशिप में क्या होता है कि आप बिना कंसेंट के भी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। A partner has a lien on the property and the partnership of expense incurred by him on the behalf of firm, मतलब कि एक पार्टनर के बिहाफ पे एक्सपेंस इनकर्ड हो सकते हैं फर्म के लिए। एंड को ओनर हैज़ अ नो सच राइट, ऐसा कुछ राइट नहीं है। दोबारा समझा दूँ, अब पार्टनर हैज़ अ लीन, पार्टनर लीन कर सकता है प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप के एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब आता है पार्टनरशिप वर्सेस HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। Partnership, it arises from agreement. HUF, it arises from status. It is governed by Partnership Act 1932. It is governed by Hindu law. A person who from partnership is called partner. A person whom the member of HUF is called co-persons. पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट 50 है और HUF में नो लिमिट फॉर दी मेंबर्स। पार्टनरशिप में एडमिशन न्यू पार्टनर का कर सकते हैं बट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। HUF में मेंबर बन सकता है बाय बर्थ। पार्टनरशिप में माइनर कैन बी एडमिट टू बेनिफिट ईच पार्टनर्स टू द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। HUF में द मेल माइनर बिकम अ मेंबर मेरली बाय हिज बर्थ। पार्टनरशिप में ईच पार्टनर हैज़ implied authority to bind the firm by act done in ordinary course of business। और HUF में only कर्ता has implied authority। liability of partner is unlimited और HUF में only कर्ता's liability is unlimited। और unless otherwise agreed partnership dissolve or by death or any partner। और HUF continue operate even after death of co-persons। अब पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब। पार्टनरशिप, it has the business oriented object aimed to profit share, and club, it is not aimed to making profit to hence has no business interest। Partnership member limited to 10 to 20 depending upon the nature of business। Club, there is a no limit of number of its members। Partnership changes the member affect in existence and therefore generally do not enjoy a long tenure। Club change its member do not affect its existence। Partnership, it is based on the agency principle, agency relationship amongst partners, and club a member, if a club is not agent from other members, so therefore they do not bind each others with their act। Club, it is an association of partner aimed to promoting non-profit making object like cultural, health and recreation etc। Now the types of partner we start। एक्टिव पार्टनर कह लो इसको, एक्चुअल पार्टनर कह लो या ऑब्स्टेंसिबल पार्टनर कह लो। ये वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट लेता है। इट टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ही अलॉन्ग विद द अदर पार्टनर इज लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। मतलब ये वो पार्टनर है जो आपका कोई भी पार्टनर एक्ट कर रहा है या आप ही क्यों ना एक्ट कर रहे हो तो आप भी थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगे। एंड ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस फॉर हिज रिटायरमेंट, मतलब जब वो रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको भी पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी एक एक्टिव पार्टनर को। एंड ही इंसेंटिव एंड परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी में बी ग्राउंड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब ये एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर अगर वो पागल हो गए, परमानेंटली डिसेबल हो गया तो इसके ग्राउंड पे एक फर्म को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। एंड ही कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल ऑफ फर्म, वो पार्टनर है जो एक कॉन्ट्रीब्यूट करता है फर्म में कैपिटल के लिए। एंड हिज शेयर लॉसेस ऑफ द फर्म, ये लॉसेस भी शेयर करता है फर्म के। ये कौन है?
एक एक्टिव पार्टनर। अब आते हैं सेकंड पार्टनर जो है स्लीपिंग कह लो या डोरमेंट पार्टनर कह लो। ये वो पार्टनर है जो ही डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट ऑन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये वो पार्टनर है जो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता हमारे बिजनेस में। एंड ही अलॉन्ग विद अदर पार्टनर इज़ लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट। और ये स्लीपिंग पार्टनर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगा। इसका नाम भी दिया हुआ है आपने एग्रीमेंट में कि ये भी पार्टनर है, तो ये भी थर्ड पार्टी के लिए लायबल पूरी तरीके से होगा जैसे कि एक्चुअल पार्टनर होते हैं। एंड ही डू नॉट नीड टू गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। मतलब इसको पब्लिक नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं जब ये रिटायरमेंट पे जाता है। और अगर ये इंसेनिटी या परमानेंटली इनकैपेसिटी डिसेबल हो गया तो इसके ग्राउंड पे हम अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं कर सकते। एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है फर्म के कैपिटल में और ये भी लॉसेस को शेयर करता है। अब आते हैं थर्ड पार्टनर जिसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो अपना नाम फर्म को देता है यूज़ करने के लिए। इसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता ना तो फर्म में ना तो उसके बिजनेस में। सिर्फ ही अलॉन्ग विद अदर पार्टनर, बस ये लायबल तो होगा थर्ड पार्टी क्योंकि नॉमिनल पार्टनर है, ये अपना नाम दे रहा है यूज़ करने के लिए फर्म को। बट इसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है ना आपके बिजनेस में ना आपके फर्म में। बट ये लायबल होगा थर्ड पार्टी को क्योंकि इसने नाम दिया अपना फर्म को। ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस टू रिटायरमेंट। अगर ये रिटायरमेंट ले रहा है तो इसको पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी नॉमिनल पार्टनर को। अगर ये परमानेंटली पागल हो जाए या डिसेबल हो जाए, इनकैपेसिटी आ जाए, तो इसके ग्राउंड पे his incapacity or permanent incapacity of performance his duty is no ground for the dissolution of firm। इसके ग्राउंड पे भी हम अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकते। एंड ही डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कैपिटल, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता फर्म के अंदर। एंड ही डज नॉट शेयर्स प्रॉफिट, ही डज नॉट शेयर्स प्रॉफिट, ये प्रॉफिट भी शेयर नहीं करता। एंड ही डज नॉट टेक अ पार्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये कोई भी बिजनेस के कोई भी एक्टिविटी में पार्ट भी नहीं लेता। एंड ही डज नॉट शेयर्स लॉसेस ऑफ फर्म, जब ये प्रॉफिट भी नहीं ले रहा तो ये लॉस भी नहीं ले रहा है। एंड ही इज़ अ पार्टनर ओनली फॉर द नेम, ये सिर्फ एक पार्टनर है जो अपना नाम दे रखा है कंसिडरेशन ऑफ फर्म एंड गिव हिम गुडविल ऑफ मनी। सिर्फ ये क्या लेता है, फर्म की गुडविल में से थोड़ा सा पैसा वो कंसिडरेशन के तौर पे लेता है। कौन, हमारा नॉमिनल पार्टनर। अब आते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, इसके नाम पे ही पता लग रहा है इसमें प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा। ही अलॉन्ग विद द नेम ऑफ पार्टनर, इसका नाम भी थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। ही मस्ट गिव अ नोटिस टू द रिटायरमेंट, ये इसको भी रिटायरमेंट के टाइम पे नोटिस देना पड़ेगा। अगर ये पागल हो गया, इंसेनिटी हो गई, इनकैपेसिटी डिसेबल हो गया तो इसके ग्राउंड पे भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। एंड इसका कंट्रीब्यूशन होता है कैपिटल में। अब आता है सब पार्टनर। सब पार्टनर, ही इज़ एक्चुअली नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, बट ये थर्ड पार्टी को, ही इज़ अ थर्ड पर्सन whom a partner agree to share the profit derived from firm, and he has a no right against the firm and nor he is liable to act the firm, and there is a no question of a public notice at the sense of third person is not a partner। ये सब पार्टनर, ये पार्टनर ये एक थर्ड पार्टी है जो फर्म के लिए सिर्फ शेयर प्रॉफिट कर रहा है फर्म उसको। ये ना तो इसको नाम ही नहीं उठ, मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता कि इसको पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, ना तो ये लायबल होगा थर्ड पार्टी को। ये सिंपली एक थर्ड पार्टी है, ये लिखा थर्ड पर्सन नॉट अ पार्टनर। थर्ड पर्सन कभी भी एक पार्टनर नहीं होता। अगर ये पागल भी हो गया तो इसके परफॉर्मेंस की और ड्यूटीज़ के बिहाफ पे हम अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व भी नहीं कर सकते। अब आते हैं पार्टनर्स बाय स्टॉपल, और इसको होल्डिंग आउट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और केस स्टडी भी बहुत पूछता है। तो इसको हम सिंपली ग्राफ के इस अकॉर्डिंग समझेंगे। पहला, इफ़ अ पर्सन, अगर एक पर्सन एक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को and represent himself to a partner by words spoken or writing his and conduct, और एक वो पर्सन जो अदर पर्सन acting on the faith of such representation must have the credit of the firm।
मतलब एक ऐसा एक्टिव पार्टनर जो पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को बाय वर्ड से या कुछ ऐसा कह रहा है जिससे कि वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि उस पार्टनरशिप फर्म का एक फर्म है, और नोइंगली वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में। तो देन दैट पर्सन मेकिंग एक्टिवली रिप्रेजेंट tacit representation had liable to the statement made and he cannot deny the fact in the future। और वो जो कह रहा है लाइबल तो वो होगा ही थर्ड पार्टी को, जो स्टेटमेंट वो कह रहा है फ्यूचर में उस स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। राम यहाँ पे पार्टनर है, राम अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म and Shyam is a partnership। Ram partner of the partnership and Shyam and partnership। Employee Shyam as a manager, Shyam क्या है, एक मैनेजर है। राम इंट्रोड्यूस श्याम एज अ पार्टनर टू एस, राम ने इंट्रोड्यूस किया श्याम को, पर श्याम क्या है, मैनेजर। श्याम को इंट्रोड्यूस किया एज अ पार्टनर टू एस, सप्लाई ऑफ गुड्स। श्याम रिमेन कॉन्स्टेंट, श्याम तो मैनेजर है, राम ने क्या किया, श्याम को पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस किया सामने वाले को एस नाम से। और यहाँ पे श्याम भी साइलेंट है, श्याम को पता है मैं मैनेजर हूँ, मैं पार्टनर नहीं, बट वो साइलेंट है। एंड ट्रीटेड श्याम एज अ पार्टनर, और एस जो यहाँ पे सप्लायर है, गुड्स ऑन क्रेडिट, जो गुड्स देता है हमें क्रेडिट पे। नाउ फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस एस, अगर मतलब राम ने पैसा नहीं दिया उस गुड्स के, तो एस जो सप्लायर है वो जो रिकवरी है पैसों की, वो अगेंस्ट राम एंड श्याम दोनों के ऊपर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि श्याम तो हमारा मैनेजर था, पर एस जो सप्लायर था उसको नहीं पता ना, राम ने उसको इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर किया और श्याम साइलेंट रहा उस टाइम पे। तो बिकॉज श्याम हैज़ नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, और श्याम जानता था कि मेरे को ये पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है सामने वाले को, तो इस केस में एस फाइल कर सकता है श्याम को भी, राम को तो करेगा ही, वो तो पार्टनर है, और श्याम को भी करेगा। ये तो ऊपर वाला केस हो गया ईस्टॉपल का। अब इसके नीचे में होल्डिंग आउट का केस पढ़ेंगे। अब होल्डिंग आउट, अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है बाय होल्डिंग आउट, इट्स मीन अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो थर्ड पार्टी को लायबल तो होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को थोड़ा ना पता है कि इसने रिटायरमेंट ले ली है, तो वो भी सारे कुछ के लिए लायबल होगा। बट इसके दो एक्सेप्शन है जहाँ पे ये जो होल्डिंग आउट है जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। दो केसेस जहाँ पे अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी है, तो उस केस में थर्ड पार्टी को वो पार्टनर लायबल नहीं होगा। और एक दूसरा केस वहाँ जहाँ पे आपको कोर्ट के द्वारा आपको इंसॉल्वेंट हेल्ड कर दिया गया है, तो इस केस में भी वो पार्टनर लायबल नहीं होगा। बट अगर ये दोनों केसेस नहीं है आप, तो उसके बाद आप लायबल होगे थर्ड पार्टी के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फिनिश। अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है। पार्टनरशिप दो तरह की होती है,